सो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम एक नई फाइलम की शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पूरी फेरा को कंप्लीट किया है ना। तो यूनिट हमारा कौन सा चल रहा है यहाँ पे? एनिमल किंगडम। ठीक है जी। अब बात की जाए रेफरेंस की, तो रेफरेंस का ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। एनसीईआरटी को हम फुल्ली कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा कंटेंट है, बुक है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ जोलॉजी, ये धामी ब्रदर्स की जो बुक है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 जो है नॉन कोडेटा, यहाँ से हमारा कंटेंट जो है वो लिया गया है। इसके बाद अब नई वाली फाइलम को शुरू करना है। तो नई फाइलम को शुरू करने से पहले पुरानी फाइलम को रिवाइज तो कर लेते हैं। तो पहले हमने पोरीफेरा के बारे में पढ़ा है। अब पोरीफेरा, अच्छा एक मिनट के लिए आंखें बंद कर लो ना, फिर पोरीफेरा को रिवाइज करते हैं। देखो, पोरीफेरा ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पोर बियरिंग होते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स पाए जाते हैं। अब पोर्स से ये ध्यान रखना, आउटर साइड छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे माइन्यूट पोर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम ओस्टिया बोलते हैं। वहां से इनकी बॉडी में वाटर एंटर करेगा और इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसको बोलते हैं क्या? वेरी गुड, स्पोंजोस्टिल कैविटी। वहां वाटर जाएगा, वहां से फिर ओस्कुलम के थ्रू वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये इनका कौन सा सिस्टम होगा? केनाल सिस्टम। इसी के अलावा इनकी बॉडी में हमें स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो स्केलेटन का काम करते हैं। अब स्पिक्यूल जो है वो कैल्शियम के भी बने हो सकते हैं, स्पिक्यूल जो है वो सिलिकॉन के भी बने हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्पोंजेस होते हैं वो वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। दे आर ऑलवेज एक्वेटिक। बात करते हैं कि मोस्टली ये कैसे होते हैं, ये मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पॉन्जेस हैं जो क्या है, फ्रेश वाटर है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये मुझे आप बताओगे एग्जांपल फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की क्या है। ठीक है, तो ये हमने स्पॉन्जेस के बारे में इतनी सारी बातें की थी। इसके अलावा जो स्पॉन्जेस होते हैं वो खुद कैसे होते हैं, खुद ये होते हैं सिसाइल। सिसाइल का मतलब फिक्स्ड होते हैं, है ना। अब देखो, नेक्स्ट फाइलम को हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ना हम एनिमल्स देखते हैं अगली फाइलम के। जैसे आपको ये एनिमल, आपने जब बचपन में आपने कार्टून के अंदर ये एनिमल देखा होगा ना, यह है जेलीफिश। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एनिमल है। दूर से ना ऐसे देखने में ऐसे लगता है जैसे एक बैलून है, लेकिन एक्चुअली में बैलून नहीं होता। इसका जो नाम है दैट इज फाइजीलिया। इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। इसके बारे में आप बाद में पढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये जो एक एनिमल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो इसका नाम देखने को मिलता है, यह है सी एनीमोन। एंड यहाँ पे ये जो एनिमल है, अरे प्लांट जैसा लग रहा है, ये भी प्लांट जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये एनिमल्स है ना। ये है ओबीलिया। मैं इसका नाम कहूँ, ये क्या है? ओबीलिया। ठीक है, तो इसको ना जू प्लैंकटन बोलते थे। क्यों बोलते थे उसके बारे में फिर हम आगे बात करते हैं। अब ये जितने भी एनिमल्स हमने देखे, ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल थी? ये फाइलम सिलेंट्रेटा की एग्जांपल थी। तो हमारी नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा होने वाली है। अब सिलेंट्रेटा में ये जो नेम है ना सिलेंट्रेटा, इसका मीनिंग समझो क्या है। इसके अंदर तीन छोटे छोटे वर्ड्स हैं, एक है सील, एक है एंटर, एक है एटा। सील का मतलब होता है कैविटी, एंटर का मतलब यहां पे है इंटेस्टाइन, और एटा का मतलब है ग्रुप। तो ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनके अंदर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन का मीनिंग यहां पे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही उनकी बॉडी कैविटी का काम कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा बोलते हैं। जैसे आप देखो ध्यान से, आप यहाँ पे इसको जैसे आप देख सकते हो जेलीफिश को, तो जेलीफिश का बेसिकली माउथ है। तो आप देखो अंदर आपको ये सारी की सारी खाली कैविटी नजर आ रही है। तो सारी की सारी जो कैविटी है बेसिकली यही तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी काम करेगी, और बॉडी की कैविटी भी यही है। तो इसलिए हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा ग्रुप में इसको रखते हैं। अब अगर मैं सिलेंट्रेटा के कुछ फीचर्स की बात करता हूं, तो ये जो सिलेंट्रेटा होते हैं, दे आर ऑलवेज एक्वेटिक। जो आपको सिलेंट्रेट्स होते हैं वो हमेशा वाटर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। एंड मोस्टली ये कैसे होते हैं? मोस्टली दे आर मेराइन एनिमल। अब ना पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली मेराइन है, ज्यादातर खारे पानी में, समुद्रों में देखने को मिलते हैं। बट यहां पे एग्जांपल है हाइड्रा की। सबने हाइड्रा का नाम सुना ना? हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट, बिल्कुल सही बात बच्चे। जो हाइड्रा है, पहली बात तो वो सिलेंट्रेटा में आता है, दूसरी बात ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। जो हमारे गांव वगैरह में होते हैं ना, जो पॉन्ड्स होते हैं, जो छप्पड़ वगैरह होते हैं, तो वहां पे हमें हाइड्रा नॉर्मली देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में ज्यादातर स्टेटमेंट्स आती हैं, अगर तो ये स्टेटमेंट आती है
कि सिलेंट्रेट्स आर ऑलवेज मेराइन, तो वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हाँ अगर ये लिखा था कि मोस्टली सिलेंट्रेट्स मेराइन होते हैं तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन याद रखना जो हाइड्रा है ये एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर ध्यान रखना। हाइड्रा कौन से फाइलम का मेंबर है, ये है सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है। ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है जी, तो ये सिलेंट्रेटा के बारे में कुछ कॉमन चीजें। अब सिलेंट्रेटा फाइलम का एक और भी नाम होता है, इसको हम बोलते हैं नाइडीरिया के नाम से भी जानते हैं, नाइडीरिया। सिलेंट्रेटा को हम नाइडीरिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि सिलेंट्रेटा फाइलम इज आल्सो नोन एज, आंसर इज नाइडीरिया। अब अगली बात, जो सिलेंट्रेटा टर्म थी ना बच्चे, ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ल्यूकार्ट, तो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये जो टर्म है इट इज गिवन बाय ल्यूकार्ट। ठीक है, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ राजस्थान में, तो राजस्थान के एक पेपर में ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि ल्यूकार्ट ने कौन सी टर्म दी थी, बेसिकली सिलेंट्रेटा जो टर्म थी ये ल्यूकार्ट ने हमें दी थी। चलिए आगे चलें। ठीक है, तो ये कुछ उसके बारे में मैंने आपको कुछ जनरल सी बातें बताई। अब हम बात करते हैं इनके जनरल फीचर्स के बारे में। देखो अगर मैं इनके जनरल फीचर्स की बात करता हूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड का मतलब तो आपको पता है ना, इनके पास दो ही जर्म लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। उसके अलावा ये होते हैं दे आर रेडियल इन सिमेट्री, इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होगी। अब रेडियल सिमेट्री का मीनिंग क्या है, रेडियल सिमेट्री का मीनिंग है कि इनकी बॉडी को एक से ज्यादा प्लेन से कट किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर ना बच्चे एक बड़ी खास बात आपको बताता हूँ सिलेंट्रेट्स की, एक बड़ी स्पेशल सी खास बात बताता हूँ सिलेंट्रेट्स की, वो क्या होती है। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैं एक सिलेंट्रेटा बना रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये मैं यहाँ पे कोई एक, अभी ऑर्गेनिज्म का नाम बाद में बताऊंगा, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये सिलेंट्रेटा का ना मैंने कोई ऑर्गेनिज्म बनाया, देखते चले आओ। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इसका माउथ हुआ, देखो ये इसका क्या है, माउथ है, माउथ, और ये इसके अंदर कैविटी है जो इसको बोलेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी। इसी कैविटी से देखो यहां से फूड की एंट्री होगी, देखो ध्यान से, यहां से फूड की एंट्री होगी, इस कैविटी में फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, उस अनडाइजेस्टेड फूड को यहीं से इजेस्ट किया जाएगा। मतलब एक ही ओपनिंग होती है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ही ओपनिंग होती है, इसलिए हम ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जहां पे एक ही ओपनिंग माउथ का काम भी कर रही है एंड यही किसका काम कर रही है, एनस का काम कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक कैविटी। क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक कैविटी, ब्लाइंड सैक कैविटी। तो याद रखना, अगेन एग्जाम में पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि ब्लाइंड सैक कैविटी किस फाइलम में देखने को मिलती है, तो हमारा वहां पे आंसर करेगा फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अलावा प्लेटीहेल्मिन्थेस जो फाइलम है इसके आगे हम पढ़ेंगे, वहां पे भी हमें ब्लाइंड सैक कैविटी देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है ब्लाइंड सैक कैविटी का मीनिंग क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या रहेगा, इसका मीनिंग है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग यहाँ पे क्या है, बेसिकली वन ओपनिंग है, एक ही यहाँ पे क्या है, ओपनिंग है, यही ओपनिंग जो है वो एनस का काम करती है, यही ओपनिंग जो है वो माउथ का काम करती है, या फिर मैं बोल दूं कि यही ओपनिंग जो है वो फूड को इंजेस्ट करती है एंड यही जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करती है, इजेक्शन करती है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग सेम है बिल्कुल, लेकिन वर्ड्स अलग अलग है ना। इजेक्शन का मतलब है फूड को बाहर निकालना, इंजेक्शन का मतलब है फूड को इंसर्ट करना बॉडी में, है ना, इंजेक्शन। ठीक है जी, तो ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अगर बात की जाए सिमेट्री की, तो वो मैंने आपको बोल दिया कि सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है। अच्छा, क्या इनके अंदर सिलोम होगा, क्या इनके अंदर सिलोम होगा, अरे नहीं होगा भाई, सिलोम कहां से आ जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ना, और डिप्लोब्लास्टिक है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिप्लॉइड लिख दिया, नहीं डिप्लोब्लास्टिक, हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिप्लोब्लास्टिक लिखा,
डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ना, डिप्लोइड तो नहीं होता, डिप्लोब्लास्टिक होता है। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे तो ये होते हैं बेसिकली ए सिलोमेट्स। ए सिलोमेट्स क्यों हैं? क्योंकि सर जी इनके पास तो मेसोडर्म होता ही नहीं है। जब इनके पास मेसोडर्म ही नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे कि इनके अंदर कोई सिमेट्री, मतलब कोई सिलोम वगैरह देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। अब देखो ये तो इनके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, अब सॉरी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब बात करते हैं हम इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। देखना सिलेंट्रेटा के अंदर ना दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो यूनिक होते हैं, जो कहीं और नहीं देखने को मिलते। जैसे सबसे पहला यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो होता है प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट सेल्स। एक तो इनके अंदर नाइडोब्लास्ट सेल देखने को मिलते हैं। अब वो सेल्स क्या होते हैं इसके अगली स्लाइड में हम देखते हैं। दूसरा हमें इनके अंदर देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस, इसी को बोलते हैं एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अब ये मेटाजेनेसिस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन? तो अगर मैं नॉर्मली यहां पे बात करता हूं कि मोस्टली जो सिलेंट्रेट्स होते हैं ये होते हैं सिसाइल। सिसाइल बोल दो या फिर बोल दो क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि एक जनरेशन फिक्स्ड वाली होती है, इससे अगली जनरेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, फिर उससे अगली जनरेशन वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर से क्या है, फिक्स्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। मतलब एक जनरेशन फ्री लिविंग है, दूसरी जनरेशन सिसाइल है, फिक्स्ड है, फिर तीसरी जनरेशन फ्री लिविंग है, फिर चौथी जनरेशन क्या है, सिसाइल है, फिक्स्ड है। एल्ट्रेशन है ना, ओके। और इसके लिए टर्म जो यूज किए थे दैट इज मेटाजेनेसिस। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेटाजेनेसिस जो है वो इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम नाइडोब्लास्ट सेल की। तो देखो नाइडोब्लास्ट सेल ये रहे, आप सिर्फ इस पे फोकस करो, सिर्फ एक बार एक सेल पे फोकस करो, ये नाइडोब्लास्ट सेल। देखो इस नाइडोब्लास्ट सेल में अगर आप ध्यान से, मैं जूम करता हूं इसको, आपको इसके अंदर देखो एक ऐसी कॉइलिंग नजर आ रही है, देखो ध्यान से एक कॉइलिंग नजर आ रही। तो एक्चुअली में ना ये जो नाइडोब्लास्ट सेल है ना यहाँ पे बच्चे, ये इसको बोलेंगे ये अनडिस्चार्ज्ड निमेटोसिस्ट बोल दो, इसको नाइडोब्लास्ट सेल बोल दो। ये एक अनडिस्चार्ज निमेटोसिस्ट है या फिर नाइडोब्लास्ट है। अब क्या होता है ना, जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, ये ना इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं। तो सिलेंट्रेट्स की बॉडी के ऊपर हमें ये वाले सेल्स देखने को होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल। इनका फंक्शन क्या होता है? देखो जब भी ये बेसिकली ये पॉइंट जो ना, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर। मैं इसको समझाता हूं, जूम करते हैं इसको दोबारा से। देखो ये जो पॉइंट है ना आपको, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर, इसको बोलेंगे ट्रिगर। अब देखो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जब इस ट्रिगर के साथ टच होता है, सपोज करो एक जेलीफिश थी, वो आराम से अपना मूव कर रही थी, तो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आया, वो जेलीफिश की बॉडी के साथ टच हुआ। अब बॉडी में क्या है, ये नाइडोब्लास्ट सेल है जिनको निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। अब इनके ऊपर एक ट्रिगर होता है, तो जब ये ट्रिगर को टच करेगा, ट्रिगर के ऊपर प्रेशर आएगा, तो ये अंदर से ना एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक निकल के बाहर आती है, देखो घूम के निकली, और इसके ऊपर क्या है, ये नीडल लगी, ये दिस इज कॉल्ड नीडल। इसके ऊपर क्या लगी हुई है, नीडल। नीडल जो हमारे इंजेक्शन के अंदर नीडल नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही नीडल ऐसे है। तो इस ना नीडल से, ये नीडल बेसिकली हो जाती है इंजेक्ट। अब जो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी इसको ट्रिगर, इसके ट्रिगर को टच करेगी, उसकी बॉडी के अंदर ये नीडल जो है इंजेक्ट हो जाएगी। जब ये नीडल इंजेक्ट हो जाएगी, ये उसके अंदर क्या सिक्रीट कर देगी, ये उसके अंदर सिक्रीट कर देगी एक केमिकल जो होता है टॉक्सिक, जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। अगेन एग्जाम का क्वेश्चन, ये हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है, ये बेसिकली पैरालाइसिस कर देता है, पैरालाइसिस करता है। जैसे आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं ना, बेसिकली जो फिशेस को पकड़ने वाले होते हैं, कभी कभी वो भी डूब जाते हैं। अब भाई इतना एक्सपर्ट पर्सन जो शुरू से ही क्या कर रहा है, जो शुरू से ही जिसको तैराकी बहुत अच्छे तरीके से आती है, और वही जो पर्सन है वो समुद्र में कैसे डूब गया। बेसिकली उसके डूबने के पीछे रीजन क्या है कि जब भी ये जो गोताखोर होते हैं, बेसिकली जब ये समुद्र के अंदर
मतलब होते हैं, तो अगर इनके कॉन्टेक्ट में कोई सिलेंट्रेट आता है तो वो इनके ऊपर अटैक कर देता है। जब इनके ऊपर अटैक होगा तो उनकी बॉडी में क्या चला जाएगा, हिप्नोटॉक्सिन, और हिप्नोटॉक्सिन क्या कर देगा, उस गोताखोर को पैरालाइज कर देगा। जब पैरालाइज कर देगा तो मूव नहीं कर पाएगा एंड डूबने की वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये कौन से सेल है बच्चे, ये हो गए हमारे नाइडोब्लास्ट सेल्स। याद रखना ये स्पेशल सेल्स होते हैं, ये स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल। चलो साथ में मुझे ये भी बताओ आप कि जो हमारे पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा के अंदर भी एक स्पेशल तरह के सेल्स थे, उनका नाम आपने बताना है मुझे, बिल्कुल बताना है, मैं सुन रहा हूं बच्चे, ये मत सोचना रिकॉर्डिंग है, आपकी हर एक बात के बारे में जानता हूं मैं, ठीक है। अभी लिखने पे जोर दे रखा है ना, समझने पे ध्यान दो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो जो ये वाली फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं अनडिस्चार्ज फॉर्म, एंड इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, एक निमेटोसिस्ट जो होता है, एक नाइडोब्लास्ट सेल जब यूज हो जाता है ना, तो उसको दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते, फिर इसको बॉडी से शेड कर दिया जाता है, एंड शेड करने के बाद इसको बॉडी के अंदर दोबारा से, मतलब इसकी जगह पे एक नया जो सेल है, निमेटोसिस्ट सेल है, इसकी जगह पे नया आ जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसका बच्चे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसलिए आपने इस चीज को ध्यान देना है। एंड इसी नाम से ही इस फाइलम का नाम क्या पड़ा, नाइडेरिया, है ना। तो सिलेंट्रेटा, अब पेपर का ही क्वेश्चन है कि सिलेंट्रेटा फाइलम को नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है यही नाइडोब्लास्ट सेल्स है। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? अब देखो अगला क्वेश्चन जो यहां से हमें देखने को मिलता है, वो उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहां से हमें देखने को मिलता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइडोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमें ना इनके फंक्शंस पे मिलता है, तो फंक्शंस को हम तब देखेंगे जब हम इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइडोब्लास्ट सेल्स। अब ये 3 तरह के सेल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली जो टाइप होती है उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेंट टाइप। सबसे पहली जो टाइप रहेगी दैट इज पेनिट्रेंट। दूसरी जो टाइप होती है उसको बोलते हैं वॉल्वेंट। पहली पेनिट्रेंट होती है, दूसरी टाइप को हम बोलते हैं वॉल्वेंट टाइप, वॉल्वेंट। और जो तीसरी टाइप होती है, तीसरी टाइप को हम बोलते हैं, मतलब ग्लू होती है ना, ग्लू से नाम आता है, दैट इज ग्लूटिनेट। तीसरी जो टाइप है दैट इज ग्लूटिनेट्स। अब इनका फंक्शन समझो क्या है, सभी का फंक्शन देखो। तो देखो जो, एक मिनट, जो पेनिट्रेंट वाले होते हैं ना, बेसिकली ये पेनिट्रेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी हमने एक ऊपर फंक्शन देखा ना कि जो नाइडोब्लास्ट सेल है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, तो बेसिकली ये बेसिकली क्या करते हैं, ये पेनिट्रेशन का काम करते हैं। बेसिकली छेद कर देंगे या फिर बोल दो और कर देंगे, एंड ये इंजेक्ट करते हैं टॉक्सिन को। तो टॉक्सिन का नाम क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। तो ये इनका पहला फंक्शन हो गया। फंक्शन के बेसिस पे ये पेनिट्रेंट टाइप के होते हैं, जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, छेद कर देते हैं, एंड उनकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज कर देंगे, एक तरह से टॉक्सिन रिलीज कर देंगे। दूसरे होते हैं वेलेवेंट्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इनकरेज का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। ये क्या करेंगे, ये बेसिकली पकड़ने का काम करते हैं, इनकरेज। अब देखो सपोज करो एक सिलेंट्रेट था, बैठा था आराम से ऐसे, एक फिश आई। अब जब फिश आएगी सिलेंट्रेट को टच कर, अब सिलेंट्रेट दिखते कैसे, प्लांट के जैसे, जैसे फिश आएगी सिलेंट्रेट को टच करेगी तो ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर के ऊपर टच होगा, तो साथ के साथ ही जो पेनिट्रेंट वाले नाइडोब्लास्ट सेल अटैक करेंगे फिश की बॉडी में, हिप्नोटॉक्सिन डाल देंगे। अब फिश की बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि पैरालाइसिस हो गया। अब दूसरे जो सेल्स रहेंगे ना, जो वॉल्वेंट टाइप सेल्स रहेंगे, ये क्या करेंगे, उसको खींचने का काम करेंगे, उस फिश को ऐसे पकड़ के ना ऐसे अपने माउथ के अंदर ले जाएंगे। और तीसरे होते हैं ग्लूटिनेट्स। तीसरे जो है दे आर ग्लूटिनेट्स। अब ये जो ग्लूटिनेट्स होते हैं ये बेसिकली अडहेशन का काम करते हैं। ये क्या करेंगे, बेसिकली अडहेशन का काम करेंगे। अडहेशन, है ना, नाम बता रहा है ग्लूटिनेंट।
तो एक जगह वो ऐसे पकड़ के रखना है किसी चीज को, तो पकड़ने का काम जो है वो एडेशन का जो काम है वो कौन करते हैं, वो ये नाइट्रोब्लास्ट सेल्स करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोब्लास्ट सेल्स, वन इज पेनिटेंट टाइप नाइट्रोब्लास्ट सेल, सेकंड इज वॉल्वेंट टाइप नाइट्रोब्लास्ट सेल, एंड थर्ड इज ग्लूटिनेंट टाइप नाइट्रोब्लास्ट सेल। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पॉइंट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट कहां पे होते हैं? ऑन बॉडी वॉल। अभी बॉडी वॉल के ऊपर अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के बाद देखते हैं। तो ये इनका एक मेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। अब नेक्स्ट इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा निकल कहता है मेटाजेनेसिस। ठीक है, और याद रखना है मेटाजेनेसिस जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को नहीं मिलता, कुछ ही सिलेंट ट्रेट्स है जिनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो मेटाजेनेसिस का एक, इसको और क्या बोलते हैं इसके अंदर, बेसिकली मेटाजेनेसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। समझते हैं? जैसे फर्स्ट जनरेशन जो है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड जनरेशन, ये कैसी है? ये है फर्स्ट जनरेशन। अब इससे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट मतलब जो सेकंड जनरेशन आएगी, ये होगी फ्री लिविंग। देन इससे जो इससे नेक्स्ट वाली जनरेशन आएगी, मतलब जो थर्ड जनरेशन होगी, वो फिर से क्या रहेगी? वो फिर से फिक्स्ड रहेगी। देन जो फोर्थ जनरेशन रहेगी, मतलब इससे नेक्स्ट वाली जनरेशन, ये फिर से क्या रहेगी? ये है फ्री लिविंग, है ना? तो इसी को बोलते हैं एल्टरेशन ऑफ जनरेशन। एल्टरेशन देखो, फिक्स्ड फॉर्म, फिर गैप लिया, फिर फिक्स्ड फॉर्म, तो एल्टरेशन, है ना? बीच में अल्टरनेटिव वे क्या था? फ्री लिविंग फॉर्म। और जो फिक्स्ड फॉर्म होती है बच्चे, इसको, इसका नाम, इसको बोलते हैं पॉलीफॉर्म। और जो फ्री लिविंग फॉर्म होती है इसको बोलते हैं मेडुसा फॉर्म। फिर अगेन पॉलीफॉर्म, देन अगेन मेडुसा फॉर्म। पॉइंट क्लियर? तो फिक्स्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पॉलीफॉर्म बोलते हैं। फ्री लिविंग फॉर्म को क्या बोलते हैं? मेडुसा फॉर्म बोलते हैं, है ना? तो पहली जनरेशन पॉलिफ रहेगी, फिर मेडुसा, फिर पॉलिफ, फिर मेडुसा, फिर पॉलिफ, फिर मेडुसा। इसी चीज को बोलते हैं एल्टरेशन ऑफ जनरेशन। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? है ना? इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल पता क्या बच्चे? इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, दैट इज ओबेलिया। सर ओबेलिया, अरे देखो ना, स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना ओबेलिया, देखो ये रहा ओबेलिया, ये देखो ओबेलिया। तो ये ओबेलिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करता है ना? अब देखो, ये जो सी एनिमोन है बेसिकली ये पॉलीफॉर्म है, ये पॉलीफॉर्म है। ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिली, ये भी क्या है? यही भी क्या है? पॉलीफॉर्म है। लेकिन अब देखो बाकी, अब इस फॉर्म को देखो, जेलीफिश की ये वाली जो फॉर्म है, ये मेडुसा फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये है एक मेडुसा। ये भी क्या है? ये भी मेडुसा फॉर्म है। देखो दोनों की दोनों क्या है? फ्री लिविंग है। दोनों फॉर्म्स क्या है? फ्री लिविंग है, जबकि ये दोनों फॉर्म्स क्या है? फिक्स्ड है। इनको पॉली बोला। और एक डिफरेंस देखते रहो, देखो इनकी ना बॉडी के ऊपर हमें टेंटिकल्स देखने को, ये देखो टेंटिकल्स, ये देखो टेंटिकल्स, ये देखो इनके पास, सी एनिमोन के पास भी बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। तो दोनों में डिफरेंस देखो, पॉलिफ वाली फॉर्म में टेंटिकल्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, जबकि मेडुसा फॉर्म के अंदर जो टेंटिकल्स आपको नीचे की तरफ, देखो ये टेंटिकल्स नीचे, ये देखो इसके टेंटिकल्स नीचे की तरफ है। तो डिफरेंस भी होता है पॉलीफॉर्म के अंदर एंड मेडुसा फॉर्म के अंदर। पॉलीफॉर्म में जो टेंटिकल्स होते हैं वो आपको हमेशा ऊपर की ओर देखने को मिलेंगे, जबकि मेडुसा फॉर्म के अंदर जो टेंटिकल्स है वो नीचे की ओर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ना यहाँ पे देखो ऐसे अम्ब्रेला टाइप शेप नजर आ रही है, ये देखो अम्ब्रेला टाइप शेप, अम्ब्रेला टाइप शेप, है ना? ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेडुसा फॉर्म में देखने को मिलेगी। पॉलीफॉर्म के अंदर आपको ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती है। इसको बेसिकली, इस चीज को हम बोलते हैं वेलम। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वेलम बोलते हैं इसको। पॉइंट क्लियर हुआ? इसको क्या बोलते हैं? वेलम बोलते हैं। चलें आगे, चलिए बढ़िया है, क्लियर हुआ तो चीज, बाकी आगे चीजें और क्लियर होती चलेंगी आपकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये लीजिए हमारे पास एक डायग्राम है पॉलिफ और मेडुसा का। तो देखो ये आपके सामने पॉलिफ है, ये रहा मेडुसा। अगर मैं कुछ डिफरेंसेस को देखने की बात करूं तो इसकी जो शेप है वो कैसे है? सिलेंड्रिकल शेप है। पॉलिफ की शेप क्या रहेगी? दिस इज
सिलेंड्रिकल इन शेप, लेकिन अगर आप मेडुसा को देखोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, अम्ब्रेला शेप, है ना। अगर मैं माउथ की बात करूं तो इसका माउथ देखो ऊपर की तरफ है, इसका माउथ देखो नीचे की तरफ है, तो यहां पे माउथ होगा अपर साइड होगा, यहां पे होगा लोअर साइड होगा। इसके अलावा आप टेंटिकल्स को देखो, ये टेंटिकल्स है ना, तो आपको टेंटिकल्स यहां पे टेंटिकल्स ऊपर देखने को मिलेंगे, यहां पे टेंटिकल्स अपर साइड देखने को मिलेंगे, जबकि मेडुसा के अंदर जो टेंटिकल्स है वो देखने को मिलेंगे लोअर सरफेस पे। इसके अलावा अगर हम पॉलिप की बात करते हैं तो पॉलिप ना एक एसेक्सुअल फॉर्म होती है बच्चे, ये समझाता हूं मैं, पॉलिप एक एसेक्सुअल फॉर्म है, जबकि मेडुसा क्या है, एक सेक्सुअल फॉर्म है। अब ये क्या मीनिंग है, सेक्सुअल फॉर्म, एसेक्सुअल फॉर्म का मीनिंग क्या है? देखो इसका सिंपल सा मीनिंग है, इनका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, बेसिकली जो पॉलिप होता है ना बच्चे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, ये चीज आपको अच्छे से समझ आएगा। आप इस डायग्राम को देखो, पॉलिप को देखो, ये पॉलिप है ना, क्योंकि अब ये ओबिलिया की कौन सी फॉर्म है, पॉलिप वाली फॉर्म है। तो इस पॉलिप वाली फॉर्म में इस एरिया को देखो, यहाँ पे बेसिकली एक्चुअली में ना यहाँ पे मेडुसा बन रहे हैं। आप इस एरिया को देखो, देखो यहाँ पे मेडुसा बनना शुरू हुआ, मेडुसा बनना शुरू हुआ, तो देखो यहाँ से मेडुसा ना रिलीज होकर निकलने के बाद, तो देखो पॉलिप के अंदर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिप के अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड जिससे क्या बनेंगे, मेडुसा बनेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पॉलिप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी एंड इससे मेडुसा बनता है, तो इसलिए हम इसको एसेक्सुअल फॉर्म बोलते हैं। और मेडुसा के अंदर क्या होता है, मेडुसा के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, वो लार्वा जिस जगह पे जाके बैठेगा वहां पे फिक्स हो जाएगा जाके। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, इसलिए हम जो मेडुसा होता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हमारी जो सेक्सुअल फॉर्म होती है। पॉइंट करवा, तो एसेक्सुअल फॉर्म क्यों है, बिकॉज इसके अंदर क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और मेडुसा के अंदर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये होगी उसकी सेक्सुअल फॉर्म। पॉइंट क्लियर हुआ, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो? इसके अलावा अब देखो, मुझे एक बात बताओ, ये फ्री लिविंग फॉर्म है या फिक्स्ड फॉर्म है, सेंस ऑर्गन की ज्यादा जरूरत किसको है, ज्यादा सेंस ऑर्गन की जरूरत किसको है? याद रखना, फ्री लिविंग जो फॉर्म है इसको अलग अलग जगह पे जाना होता है, अगर अलग अलग जगह पे जाना है तो इसको सेंस ऑर्गन की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ पे ज्यादा होते हैं, वो मेडुसा के अंदर ज्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारा पॉलीफॉर्म होती है यहाँ पे सेंस ऑर्गन या तो लैक होते हैं, सेंस ऑर्गन लैक होंगे, ठीक है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 8 सेंस ऑर्गन होते हैं इसके पास, सेंस ऑर्गन, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टैटोसिस्ट। अब यह स्टैटोसिस्ट जो होता है ये बेसिकली बैलेंस का काम करता है, स्टैटोसिस्ट बेसिकली क्या करता है, बैलेंस का काम करता है। मतलब जब ये जो हमारी मेडुसा वाली फॉर्म होती है, जो जेलीफिश वाली फॉर्म है, जब ऐसे वाटर में मूव करी होती है तो उसको बैलेंस करने का काम किसका होता है, इसी का होता है, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं बेसिकली अम्ब्रेला टाइप शेप होती है, तो ये भी हमारी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी बॉडी वॉल के ऊपर। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, उससे पिछली बार भी पूछा गया था, और उम्मीद है अब भी पूछ ले। अब बॉडी वॉल की बात करते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर बेसिकली टू वॉल्स बोल दो या फिर 2 लेयर होती है, 2 लेयर। एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर, तो मैं बना दी, ये होगी आउटर लेयर, ये होगी इनर लेयर। आउटर एंड इनर लेयर जो होते हैं, इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस बना होता है। ये क्या है, एक जेली सब्सटेंस, और इस जेली सब्सटेंस का नाम जो होता है, इसका जो नाम होता है दैट इज मीजोग्लोआ। यहीं से पेपर में क्वेश्चन आता है, इस जेली टाइप सब्सटेंस का नाम क्या है, मीजोग्लोआ, ठीक है। और याद रखना ये एक नॉन सेलुलर सब्सटेंस है, ठीक है। लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था कि नॉन सेलुलर सब्सटेंस जो है उसको क्या बोलते हैं, जो सिलेंट्रेट्स के अंदर पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है बच्चे, मीजोग्लोआ, ठीक है। तो नॉन सेलुलर होता है।
और अब देखो आउटर बॉडी लेयर जो होती है ना, यहाँ पे होते हैं नाइडोब्लास्ट सेल, यहाँ पे कौन से होंगे, यहाँ पे होंगे नाइडोब्लास्ट सेल। तो आउटर बॉडी लेयर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, नाइडोब्लास्ट सेल्स देख, अरे भाई साहब नाइडोब्लास्ट सेल अगर बॉडी से बाहर होंगे तभी तो अटैक कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो अटैक ही नहीं कर पाएंगे। तो आउटर बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेंगे, नाइडोब्लास्ट सेल देखने को मिलते हैं। और फटाफट से बताओ मुझे, अच्छा आउटर बॉडी वॉल में ये जो लेयर होती है इस लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये कौन सी लेयर में होते हैं, ये एपिडर्मिस में होते हैं, एपिडर्मिस लेयर में होते हैं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। और कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं हिप्नोटॉक्सिन। कौन सा केमिकल रिलीज कर रहे हैं, ये हिप्नोटॉक्सिन नाम का केमिकल जो है वो रिलीज कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है जी, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई हो, पक्का। चलूं आगे, चलो अब बात करते हैं इनर लेयर की। इनर लेयर को बेसिकली हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं, इनर लेयर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ऐसा क्यों हुआ, इसको गैस्ट्रोडर्मिस क्यों बोलते हैं बच्चे, देखो ध्यान से क्यों बोलते हैं, आपके सामने आंसर है, देखो ना, ये अंदर की कैविटी है, इसको मैंने क्या बोला, इस कैविटी को मैंने बोला गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब इनर जो बॉडी बोला बेसिकली किसको फेस कर रही है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को तो फेस कर रही है, इसलिए हमने इस लेयर को क्या बोल दिया, अंदर वाले लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस लेयर बोला। क्यों बोला गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि ये जो लेयर है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को कवर करती है। और दोनों कैविटीज के बीच में ये जो येलो कलर में सब्सटेंस देखने को मिल रहा है, चलो बताओ मुझे, ये जो येलो कलर में सब्सटेंस देखने को मिल रहा है बेसिकली क्या सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड मीजोग्लोआ, है ना। ये कौन सा सब्सटेंस है, ये मीजोग्लोआ है ना। यार इतना नॉन सेलुलर होता है, मैं बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये नॉन सेलुलर होता है। पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा बच्चे इनकी जो बॉडी वॉल होती है बेसिकली, जो अगर मैं एपिडर्मिस की बात करता हूं तो एपिडर्मिस के अंदर जो आउटर जो लेयर होती है इसके अंदर एक तो हमें देखने को मिलते हैं कौन से सेल, नाइडोब्लास्ट सेल। इसके अलावा ना यहाँ पे हमें कुछ टोटीपोटेंट सेल भी देखने को मिलता है, टोटीपोटेंट सेल्स देखने को मिलते हैं। मतलब टोटीपोटेंट सेल है बेसिकली ये थोड़ा बहुत जो हम बोलते हैं कि जो आपको मैंने बोला था ना कि नाइडोब्लास्ट सेल को रिप्लेस किया जाता है ना। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करेंगे डिस्चार्ज नाइडोब्लास्ट को, है ना। तो इन्हीं सेक्शन में नाइडोब्लास्ट सेल बनते हैं अनडिस्चार्ज वाले, शुरू में आपको बताया था ना मैंने, इनको रिप्लेस किया जाता है। ओके, अब आगे चले, चलिए बहुत क्लियर। इसके अलावा इनकी बॉडी वॉल में तीन तरह के क्या पाए जाते हैं, ये हमारे जो क्या बात करते हैं, तीन तरह के नाइडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। आपको पता है कि वोल्वेन टाइप है, ग्लूटिनेंट टाइप है एंड पेनिटेंट टाइप है। क्लियर है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की एंड एक्सक्रीशन की, तो ये इनकी बॉडी सरफेस ही होता है, बॉडी सरफेस होता है। अगर एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये है दे आर अमोनोटेलिक, मतलब ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये अमोनिया गैस को एक्सक्रीट करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल। पॉइंट क्लियर है। बात की जाए नर्वस सिस्टम की तो क्या इनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, नो सर, इनके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, इनके अंदर नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ओके, अगर बात करते हैं डेवलपमेंट की तो इनके अंदर डेवलपमेंट होती है बच्चे इनडायरेक्ट होती है। इनके अंदर जो लार्वा बनता है, लार्वा इंपॉर्टेंट है, प्लैनुला लार्वा, लार्वा का नाम क्या है, प्लैनुला लार्वा है। ये पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्लैनुला लार्वा जो है वो मतलब किस फाइलम में पाया जाता है, हमें यहाँ देखने को मिलता है बेसिकली प्लैनुला लार्वा। इसके अलावा और भी लार्वा है, जैसे अफाइरा, एक लार्वा होता है जिसका नाम है अफाइरा होता है, ठीक है, वो भी हमें यहाँ देख, अफाइरा मैं यहाँ लिखता हूँ अफाइरा, अफाइरा। तो ये दोनों लार्वा हमें किस फाइलम में देखने को मिलता है, इसी फाइलम में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे सबसे पहली एग्जांपल है, ये है सी एनीमोन, सी एनीमोन। ये एग्जांपल है ओरिलिया, ओरिलिया मतलब जेलीफिश। आजकल ना पेपर में जेलीफिश की बजाय ना ओरिलिया वर्ड देते हैं। और ये नीचे जो लटकने बड़े बड़े क्या है, ये टेंटिकल्स हैं। उसके अलावा ये है फाइजीलिया,
ठीक है, और ये है ओबिलिया, और दिस इज सी पेन, दिस इज सी पेन, ठीक है। तो बेसिकली सी पेन होता है, ये समुद्र में भी पाया जाता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और यहाँ पे बच गई है लिखने वाली, दैट इज हाइड्रा। एंड एक और एग्जांपल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, बेसिकली ये एग्जांपल जो है इसको ना हम जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो इकोलॉजी के अंदर हम देखेंगे, दैट इज कोरल रीफ। एग्जांपल क्या है, कोरल, कोरल रीफ इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको इकोलॉजी के अंदर हम कोरल रीफ को पढ़ेंगे। याद रखना, कोरल रीफ जो होती है इसके आउटर साइड में हमें कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब ऐसे स्केलेटन टाइप बोल दो, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है, ठीक है। ये कोरल रीफ इसकी एग्जांपल है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। हाइड्रा के बारे में बच्चे ध्यान रखना, हाइड्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये कहाँ पाया जाता है, याद रखना, हाइड्रा पाया जाता है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में। बाकी जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं वो सारे के सारे हमें मेराइन वाटर में देखने को मिलते हैं, हाइड्रा अकेला जो है हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के साथ हमारी जो बेसिकली सिलेंट्रेटा फाइलम है वो खत्म होती है। सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर बच्चे जितनी चीजें आपको मैंने करवाई है, सिर्फ आपने इतनी ही चीजें करनी है, इसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप अभी और ध्यान में आती है, ओबिलिया को ना बच्चे पहले प्लांट माना जाता था, बाद में पता चला एक एनिमल है, तो इसको जू फाइटोन भी बोलते हैं। जू का मतलब प्लांट, फाइटोन का मतलब एनिमल, तो जू फाइटोन इसी का ही नाम है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगली वाली फाइलम में हम करेंगे फाइलम नाइजीरिया, जो टीनोफोरा फाइलम है उसको खत्म करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थस को भी अगले लेक्चर में ही खत्म कर देंगे। चलिए, किसी तरह का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, एंड प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कोर्स में ऑलरेडी ऐड कर दिए जा चुके हैं, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।